का लेखन का कार्य कर चुके हैं। आप सतपुड़ा के वनों में खो चुकी आर्यक सभ्यता पर शोध पुस्तक हेरिटेज सतपुड़ा का प्रकाशन किया है। भोपाल और राजा भोज पर 10 वर्ष से शोध कार्य का अनुभव है आपको। आप राजा भोज सहस्त्राब्दी वर्ष समारोह 2011 के प्रणेता परमार वंश तथा राजा भोज पर अनेक व्याख्यान और आलेख प्रस्तुत कर चुके हैं। आप भोपाल में नगर निगम के राजा भोज पर आधारित साउंड एवं लाइट शो का डिजाइन एवं निर्देशन कर चुके हैं। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य पर साउंड एवं लाइट शो का डिजाइन और निर्देशन कर चुके हैं। आप झारखंड की तांत्रिक संपादक पर साउंड एवं लाइट शो का डिजाइन एवं निर्देशन कर चुके हैं। आप उड़ीसा के संस्कृति पर साउंड एवं लाइट शो का डिजाइन और निर्देशन कर चुके हैं। स्वर्गीय सुदर्शन जी और रानी गाइदिनलियू सहित अनेक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विषयों पर फिल्म निर्माण और निर्देशन का काम कर चुके हैं। आप आरण्यक समुदायों में अनेक शोध, बिना जंग के लौ बनाने वाले अगरिया समुदाय पर काम कर चुके हैं। मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ तंत्र काल और उज्जैनी पर शोध कर चुके हैं। दूसरा परिचय है श्री सतीश जी पिपलीकर भाई साहब। आप मध्य भारत प्रांत के माननीय प्रांत संचालक जी हैं। आप एमपीबी से चीफ केमिस्ट पद से रिटायर हुए हैं। तीसरा परिचय है श्री संतोष जी मीणा भाई साहब। आप भोपाल विभाग के सब विभाग कार्यवाह एवं प्रांत सह संपर्क प्रमुख का दायित्व है। आपका स्वयं का व्यवसाय है। आपका भोपाल में निवास है। चौथा परिचय है श्री श्रवण जी सैनी जी। आप विभाग प्रचारक हैं। मेरा सबसे अनुरोध है कि सब लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग अपना माइक कृपया कर म्यूट रखें। जी संगीत जी भाई। जी नमस्कार, आरंभ करें। जी सतीश जी भाई साहब को प्रणाम और सभी पदाधिकारियों को प्रणाम। कार्तिक जी, सचिन जी, इस अवसर के लिए बहुत साधुवाद और बहुत आभार। आप सबके बीच में आना परिवार में चर्चा करने जैसा है, तो इसलिए इसको एक व्याख्यान की तरह ना रख के चर्चा की तरह ही रखते हैं। भोपाल में जब हम आरंभ करते हैं, भोजपाल का ही संदर्भ मिलता है राजा भोज से, परंतु राजा भोज के पहले भी भोपाल था। भोजपाल उन्होंने नामकरण किया, भोजपाल शहर बसाया, परंतु यह स्थान तब भी था दो पहाड़ियों के बीच में। ये दो पहाड़ियां, जिनमें से एक को आज हम मनुआ भान की टेकड़ी कहते हैं, दूसरी पहाड़ी जिसको हम श्यामला हिल्स कहते हैं, इन दोनों के बीच में गहरी खाई थी। उस खाई में से कोलांस नदी बहती थी। कोलांस नदी के तट पर तटबंध थे, घाट थे, प्रतिहार कालीन मंदिर थे और कुछ बसाहट, जैसा कि सामान्यतः होता है घाटी में, कुछ निवेश था और एक दुर्ग था, प्राचीन दुर्ग, जो राजा भोज के आने के पहले से यहाँ पर था। और वह दुर्ग जो था वह उस घाटी में नीचे नदी तक जाता था और वहां से, जिसको आज हम मेडिकल कॉलेज जानते हैं, उस पहाड़ी तक उस दुर्ग का विस्तार था। और उसका मुख्य कारण यहाँ दुर्ग होने का ये था कि यह क्षेत्र मालवा का पूर्वी प्रवेश द्वार था। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से मालवा की, जैसे पश्चिम दिशा में मांडवगढ़ है, ऐसे पूर्व दिशा में यह स्थान था। राजा भोज जब इस स्थान पर आए तो उन्होंने ये पाया, हम ये सब जानते हैं कि राजा भोज अनेक विषयों के विषय मर्मज्ञ थे। 84 से अधिक ग्रंथों की रचना उन्होंने की, जिनमें से अनेक ग्रंथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर हैं। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ, जिस पर आज विश्व भर में शोध हो रहा है, वह है सम्रांगण सूत्रधार, जो कि लगभग पूरी तरह से स्थापत्य, प्रौद्योगिकी
और शिल्प पर आधारित है। तो राजा भोज ने अपनी दृष्टि से यह जाना कि क्योंकि यह क्षेत्र मालवा का एकदम आखिरी पूर्वी छोर है और मालवा क्षेत्र में प्रमुख बसाहट जो थी वो धारानगरी, उज्जैनी, मांडवगढ़, वहां से यहां तक आक्रमण की अवस्था में आने में समय काफी लग जाता। इसलिए राजा भोज के दिमाग में यह आया, उन्होंने उनके एक इंजीनियर थे कालिया गौंड, उनसे चर्चा की और भोजपुर मंदिर जहां है ख्याल बांध बनाने का निर्णय किया। अब जैसे जैसे हमारी चर्चा आगे बढ़ती जाएगी, मैं प्रयत्न करके आपके साथ इसमें सचिन जी स्क्रीन शेयरिंग हो सकती है क्या इस मीटिंग में? देखना पड़ेगा वैसे स्क्रीन शेयरिंग को लेकर। बाकी आप यदि किसी से कोई बात करेंगे तो वो अपना माइक को अनम्यूट करके वो बात कर सकते हैं आपसे। जी चलिए, तो हम विजुअल्स के बिना बात करते हैं। मैंने कुछ वीडियोस तैयार। अच्छा, चलिए, तो मैं आपको कोहोस्ट बनाने की भाई साहब आपको कोहोस्ट बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, यदि संभव होगा तो आप प्रयास करें। जी नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही प्रवाह चलेगा। तो हमने से अधिकांश ने भोजपुर मंदिर देखा है, कभी उसको गूगल सैटेलाइट में देखिए। दरअसल एक ओम आकार की घाटी है और उस घाटी का जो मध्य बिंदु है, जो ओम का केंद्र बिंदु है, वहां पर भोजपुर का मंदिर बना हुआ है। राजा भोज के ध्यान में यह आया कि अगर इस ओम आकार की घाटी में जल भर दिया जाए तो दक्षिण और पूर्व दिशा से होने वाले आक्रमणों के लिए सेना को यहां लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक प्रकार का एक प्राकृतिक दुर्ग बनाने की दृष्टि से राजा भोज ने यहां पर भोजपुर में भीमकुंड नामक विशाल जलाशय का निर्माण किया। अब ये जो भीमकुंड जलाशय था, इस जलाशय के आकार का की एक कल्पना अगर मैं आपको दूं, उस जलाशय में 638 वर्ग किलोमीटर का फिल एरिया था। आज हमारा जो बड़ा तालाब है भोजताल, इस बड़े तालाब का फिल एरिया लगभग 39 वर्ग किलोमीटर है। और भोजपुर का जो भीमकुंड बांध था, आज भी भोजपुर मंदिर के नीचे आप बेतवा में जाएंगे तो उसके भग्नावशेष आपको मिलेंगे। बेतवा नदी पर बांधा गया यह बांध, इसका फिल एरिया 648 वर्ग किलोमीटर था। लगभग 18 भोजताल उस बड़े तालाब उसमें समा जाए, लगभग आज के सरदार सरोवर बांध का दुगना। इतना बड़ा बांध राजा भोज ने बांधा। अब इस बांध को बांधने के बाद बेतवा नदी की क्षमता इतनी नहीं थी कि वो इतना अधिक जल इतने बड़े क्षेत्र में भर सके। इस दृष्टि से कालिया गोंड ने राजा भोज को यह सुझाया कि दो पहाड़ियों के बीच में यहां पर दुर्ग के नीचे, यानी जिसे आज हम भोपाल का कमला पार्क कहते हैं, वहां से जो कोलांस नदी बहती है, वह नदी अधिक सघन वर्षा क्षेत्र से आती है। इच्छावर के क्षेत्र में, सीहोर के क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। तो उस वर्षा के जल को संचित कर अगर भीमकुंड में ले जाए तो भीमकुंड पूरा भर पाएगा। इस दृष्टि से भोजताल, यानी जिसे आज हम बड़ा तालाब का निर्माण और उसका निर्माण करने की संगीत जी भाई साहब, आपकी स्क्रीन जो है, उस स्क्रीन में राइट साइड पर कोने पर एक प्रेजेंट नाउ करके आएगा, प्रेजेंट नाउ। जी 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 तो जी, उससे आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, अन्यथा वैसे समझ में आ रहा है जैसा भी सुविधा। जी भाई साहब, मैं आगे के वीडियोस अब शेयर करता हूं आपसे। तो ये जो राजा भोज की योजना थी, उस राजा भोज की योजना में उन्होंने ये कल्पना की कि ये अगर वो इस जल को, ये जल जो कि आगे अब लेकर जाना है भीमकुंड में, मान लीजिए भोपाल में जहां बड़ा तालाब है, यहां वर्षा का जल एकत्रित हुआ, परंतु इसके पूरा भर जाने के बाद जो आगे की वर्षा है, जो अधिक जल है, जो एक्स्ट्रा फ्लो है, उसको अगर उन्हें ले जाना हो तो वो कहां ले जाएंगे? तो उसको भीमकुंड में ले जाने की दृष्टि से उन्होंने, कालिया गोंड ने एक नदी का निर्माण किया जो कि इस बड़े तालाब को भोजपुर वाले भीमकुंड से जोड़ती थी। और कालिया गोंड पे, क्योंकि ये कालिया गोंड का बताया हुआ स्रोत था, कालिया गोंड के ऊपर उस नदी का नाम रखा गया कालिया स्रोत। अब इसमें आप पर्यावरण की दृष्टि से राजा भोज की पर्यावरण रचना देखिए कि 648 वर्ग किलोमीटर में वो जल भरते हैं।
भोजताल का निर्माण वो करते हैं ताकि जितना जल आवश्यक है उतना यहां से ले जाकर के वहां ले जाया जाए। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में होता क्या है, इच्छावर से लगा करके, यानी कोलांस नदी के उद्गम से लेकर के भोपाल तक, मनुआ भान की टेकड़ी की पहाड़ियों से लेकर के प्रेमपुरा की पहाड़ियों तक और श्यामला पहाड़ी तक, ये जो विंध्य की पहाड़ियों का एक छोर है, यहाँ का सारा जल एकत्रित होकर के या तो भीमकुंड में जा रहा था या भोजताल में जा रहा था, और जो भोजताल में जा रहा था वह भी अंततो गत्वा कलियासोत नदी के माध्यम से भीमकुंड में जा रहा, यानी इच्छावर से लगा करके और आज जिसको गौहरगंज कहते हैं वहां तक वर्षा के एक एक बूंद के जल का संचयन ये राजा भोज ने किया। बाद के काल में आक्रमणकर्ताओं में एक मूर्ख आया, उसका नाम था होशंग शाह गौरी, जिसके नाम पे होशंगाबाद है। मूलतः ये गुलाम वंश का शासक था और कुछ अल्प समय के लिए इसने मांडवगढ़ का सिंहासन संभाला। तो इस व्यक्ति ने आकर के भीमकुंड को तुड़वा दिया। तुड़वाने के पीछे कई सारी बातें लोग बताते हैं, मुझे लगता है वो सब बहाने हैं। लालच उसका ये था कि उसको कृषि योग्य भूमि बहुत उपलब्ध हो जाएगी। तो 3 वर्ष तक भीमकुंड खाली हुआ, और जब वो खाली हुआ उस क्षेत्र की जो बसाहट हुई, उस बसाहट में को आज पूरा भोपाल का रेवेन्यू डिपार्टमेंट ताल परगना के नाम से जानता है। यानी कि अगर आप यहां से आगे जाते हैं या सैटेलाइट इमेज में देखते हैं तो भोजपुर क्षेत्र के आसपास का जितना क्षेत्र है वो ताल परगना कहलाता है। इतनी अधिक उपज हुई कि उस उपज को बेचने के लिए जो एकमात्र भीमकुंड नाम के उस विशाल तालाब में एक द्वीप था, आज भी आप पंडित द्वीप में अगर ऊंचाई पर जाकर, टेक पर जाकर खड़ी हो जाते हैं तो आप देखेंगे चारों ओर नीचे ढलान है। तो इस प्रकार से एक अद्भुत रचना राजा भोज ने इस क्षेत्र के लिए की। अब इस क्षेत्र में जब आप लगभग 680 वर्ग किलोमीटर में 648 वो और 30 वर्ग किलोमीटर ये आप जल भर देंगे तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि चारों तरफ का वातावरण बदल गया, चारों तरफ प्रकृति ने अपनी सुंदरता निखार दी, चारों तरफ जीवन पल्लवित हो गया। तो सुरक्षा तो मालवा की हुई ही, परंतु उस सुरक्षा को करने के लिए राजा भोज ने मानिए 1000 साल तक जीवन के पल्लवन, जीवन के योग और जीवन के क्षेम के लिए व्यवस्था कर दी। आज भी भोपाल में हम लोग राजा भोज के उसी तालाब की जीवन रेखा पर जीवित हैं। कई लोगों का यह विजन होता है कि जो 10 साल चलता है, किसी ने कुछ डिजाइन किया वो 50-100 साल चल जाता है। राजा भोज का विजन, एक ऐसे व्यक्ति के एक विजन की कल्पना करिए जो 1000 वर्ष तक आपके भोपाल के पर्यावरण, आपके भोपाल के मौसम, आपके भोपाल के जल, आपके भोपाल की प्रकृति के लिए पूरा नहीं हुआ है, अभी और चल रहा है। अब इसमें एक, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात मैं शुरू में ही करना चाहता था सचिन जी। मुझे लगता है कि पर्यावरण और प्रकृति में हमें भेद समझ लेना बहुत आवश्यक है। पर्यावरण शब्द मूलतः हमारी परंपरा का शब्द है प्रकृति। पर्यावरण और प्रकृति में एक आधारभूत भेद यह है कि जब आप पर्यावरण कहते हैं तो आपके आसपास की प्रकृति, यानी मैं स्वयं उस प्रकृति से भिन्न हूं, मेरे आसपास क्षितिजल पावन गगन समीरा जो पंचतत्व है वह पर्यावरण है। और जब मैं प्रकृति कहता हूं तो मैं स्वयं भी उस प्रकृति का अंश हूं। तो दरअसल ये जो पर्यावरण शब्द है इसको पश्चिम लेकर इसलिए आया क्योंकि उसे औपनिवेशिक काल में उपनिवेश जहां जहां बनाए थे, जिनमें से भारत एक प्रमुख था, उनके जीवन, उनके वन, उनके जल, उनके संसाधनों को खंगालना था, लूटना था। जब तक प्रकृति शब्द का उपयोग होता तो उन पर आरोप ये लगता कि वो प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पर्यावरण बनाया, क्योंकि पर्यावरण में मनुष्य पृथक हो जाता है और प्रकृति पृथक हो जाती है। तो आगे इस व्याख्यान में, इस चर्चा में मैं प्रकृति शब्द का उपयोग करता हूं। तो प्रकृति जब हुई उसने अपना एक नया ही स्वरूप यहां प्रकट किया। अब आज हम ये देखते हैं कि पर्यावरण प्रेमी यानी प्रकृति प्रेमी
और बांध वाले एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। हर जगह जहां बांध बनता है वहां झगड़ा है। बांधों से मेरा कोई विरोध नहीं है, सिवाय इसके कि जितने भी बांध विश्व भर में बन रहे हैं उन बांधों की एज ऑफ डिजाइन 100 वर्ष। कंक्रीट है, कंक्रीट के भीतर लोहा है, लोहे का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद जंग लगता है, लोहा फूलता है, लोहा और कंक्रीट एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। 50 वर्ष की प्रोसेस में ऑक्सीडेशन उस कंक्रीट को इतना जर्जर कर देगा कि 100 वर्ष में हर बांध आपको ढहाकर तोड़कर गिराना पड़ेगा। अब इस समस्या का निदान क्या है? तो हमारे जो बहुत समझदार लोग योजना आयोग जैसी जगहों पर बैठे हुए थे, वे ये कहेंगे कि साहब कोई बात नहीं, एक महेश्वर को अगर हम तोड़ेंगे 10 किलोमीटर आगे दूसरा महेश्वर बना देंगे। उसके बाद अगर हम कोई महेश्वर तोड़ेंगे, उसके बाद हम अगर कोई सरदार सरोवर। भाई साहब जी भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ऊपर 3 बिंदी हैं, उस पर जाके प्रेजेंट स्क्रीन करके। मैंने देख लिया, पर अब हाँ ठीक है, फ्लो बन गया है, प्रवाह है, तो इसी पर चलते हैं। जी ठीक है तो ठीक है भाई। महेश्वर के 100 वर्ष बाद महेश्वर के आगे एक नया महेश्वर, 100 वर्ष के बाद सरदार सरोवर के आगे एक नया सरदार सरोवर, 100 वर्ष बाद बरगी बांध के आगे एक और बरगी बांध। मेरा प्रश्न यह है, 1000 वर्ष में नर्मदा माई का होगा क्या? वो सीमेंट के गड्ढों में नर्मदा जी 1000 साल में सीमेंट के गड्ढों से भरी हुई एक कीचड़ की थैली होगी। 1000 वर्ष बाद भी आज हम राजा भोज की संपदा पर गर्व कर रहे हैं और उससे प्राण पा रहे हैं। 1000 वर्ष बाद जो हम लोग आएंगे वो हमें नर पिशाच कहेंगे, क्योंकि हम नर्मदा जी की जगह उन्हें सीमेंट के गड्ढे सौंप कर गए। इसका निदान राजा भोज की योजना में है। पंद्रहवीं सदी में तोड़ा गया, वह नष्ट किए जाने के पहले 400 वर्ष तक जीवित रहा। भोपाल में कमला पार्क बांध पर जो बंधान बना हुआ है, जिसने 39 वर्ग किलोमीटर के जल को 1000 वर्ष से रोक रखा है, उसकी आयु 1000 वर्ष पूरी हो चुकी है। यानी कि कंक्रीट बांधों की आयु से 10 गुनी ज्यादा, आधुनिक तकनीक से बांधे गए बांधों से 10 गुनी ज्यादा। और बना काहे से है? पत्थरों, मिट्टी और मुरम से। तो लागत 10 गुनी कम। आज जब हम प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं, प्रकृति को सस्टेनेबिलिटी की बात विश्व भर में कर रहे हैं कि कैसे ऐसे मॉडल्स बनाए जाएं जो दीर्घकालिक हों, जिसमें बार बार हमें प्रकृति का दोहन शोधन ना करना पड़े। तो भोपाल की प्रकृति के संदर्भ में इंटरनेशनल रेलेवेंस, अंतरराष्ट्रीय प्रासंगिकता सबसे बड़ी जो है वो यह है कि हमारे पास भोपाल में आज भी कमला पार्क का एक बांध का मॉडल है, जिसके की डिजाइन को हम बाकायदा डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। आरंभिक काम किया है, की ड्राइंग्स तैयार की हैं। सीवी कांड साहब ने तो उसकी पूरी तकनीक को डिकोड किया है। आप हैरान हो जाएंगे ये जान करके कि उस बांध में कहीं कोई जोड़ नहीं है। पत्थर केवल आकार और वॉल्यूम और वजन के हिसाब से जमाए गए हैं। जैसे जैसे वाटर प्रेशर बढ़ता है, नीचे वाटर प्रेशर मेजर करके हैरान हो जाएंगे कि 1:3 के फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेते हुए बांध की चौड़ाई रखी गई है। और जैसे जैसे आप ऊपर आते हैं, तालाब के पानी का प्रेशर दीवार पर कम होता है, वैसे वैसे पत्थरों का वजन, आकार और उनके आयाम छोटे होते जाते हैं। और ऊपर आते आते वो एक परफेक्ट हार्मनी ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर वर्सेस वॉल्यूम एंड वेट ऑफ स्टोन में बदल जाता है। एक दूसरी विशेषता जिसके कारण से कंक्रीट के बांध हजारों वर्ष चलने वाला है, उसका कारण यह है कि इसके प्रकार की जुड़ाई पत्थरों में की नहीं गई है। इसलिए जब एक्सेसिव वाटर प्रेशर बढ़ता है तो वो जोड़ नहीं है, उससे निकलता हुआ छोटे तालाब में चला जाता है। इस प्रकार से एक अद्भुत संतुलन में की गई संरचना। अब आज
जब भी हम अपनी प्राचीन परंपरा और प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं तो मैं सबसे एक अपना विनम्र आग्रह ये रखता हूं कि ये बात ठीक है कि हमारे पास प्राचीन ज्ञान विज्ञान है, ये बात ठीक है कि कभी हमारे पास यंत्रों में मन की गति से चलने वाले यंत्र थे, मन की गति से चलने वाले शस्त्र थे, परंतु आज उसकी प्रासंगिकता विश्व में अवदान शून्य माना जाए। भोपाल पर है। मेरा आग्रह यह है कि हमारे पास विश्व को देने के लिए एक ऐसी अनूठी बांध बनाने की तकनीक है, उसका डिजाइन है, जो कि किसी प्रमाण के लिए नहीं तरस रहा, वो हमारे सामने साक्षात खड़ा है। 1000 years and yet counting। विश्व भर में लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। हमें चाहिए, हमारे पास इतनी अच्छी संस्था है मैपकॉस्ट, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी एक बहुत अच्छे विद्वान डॉक्टर अनिल कोठारी उसके महानिदेशक बने हैं। हम ऐसी किसी संस्था के माध्यम से क्या उस बांध की तकनीक के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करके बाकायदा देखिए वो कैलकुलेशन फ्री बांध नहीं है, वो रैंडम नहीं है, बाकायदा कैलकुलेट करके बनाया गया। जब आप उसकी स्टडी करते हैं ड्राइंग की तो ये सुस्पष्ट हो जाता है। तो उसकी स्लोप स्टडी, उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की स्टडी, उसकी वेट वॉल्यूम वर्सेस वाटर प्रेशर की इक्वेशंस की स्टडी करके क्या हम एक ऐसा बांध बनाने का डिजाइन जो भोज ने यहां बनाया, उससे उस डिजाइन को डिकोड कर सकते हैं? के विद्वानों को यहां बुला करके दुनिया भर की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हैं कि हमारे पास विश्व भर में भोपाल के पास राजा भोज प्रदत्त एक ऐसी बांध तकनीक है जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, साक्षात 1000 वर्ष पुरानी वो बांध की दीवार खड़ी है। उसकी टेक्नोलॉजी को हमने एक प्रोजेक्ट के तहत डॉक्यूमेंट कर लिया है, ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और उसके बाद हम उस तकनीक को विश्व भर को दें एक अवदान के रूप में, अ गिफ्ट फ्रॉम भोपाल टू द वर्ल्ड ऑफ एनवायरनमेंट, कि ये जो भारत की प्राचीन तकनीक की बांध तकनीक है इसका सदुपयोग करें। तो ये एक बड़ी प्रासंगिकता भोपाल के लिए एग्जिस्ट करती है। क्या हम एक ऐसा कमला पार्क पर या आसपास कहीं एक ऐसा इंटरप्रिटेशन सेंटर बना सकते हैं जहां विश्व भर के लोग आकर के और वो फिजूल की फलानी मंजिल और ढिकानी मंजिल देखने की जगह वास्तव में जो हमारा दिखाने योग्य है, विश्व का सबसे अनूठा बांध, उसके डिजाइन का एक अद्भुत स्टेट ऑफ द आर्ट साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर तैयार कर सकते हैं कि आदमी कमला पार्क करके भर के पर्यावरण विदों के लिए और दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स और सिविल इंजीनियर्स के लिए भोपाल एक आदर्श मॉडल दे सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि बार बार ये बात आती है कि आप लोग पास्ट में ही क्यों रहते हैं। चलिए हम वर्तमान में आते हैं। ये तो बात हुई कि राजा भोज ने हमें दिया क्या था, आगे आते हैं हमने उसका किया क्या। सबसे पहले तो हमारे इतिहासकारों ने एक झूठ रचा। झूठ ये रचा कि छोटा तालाब छोटे खान ने बनवाया। इससे बड़ा झूठ नहीं है। छोटे खान रानी कमलापति के 100 वर्ष से भी बाद में आया, जबकि हकीकत यह है कि छोटे तालाब में रानी कमलापति ने जौहर किया था, उनकी जल समाधि हुई है जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद है। दूसरी बात, एक सुरंग बनी हुई थी जो आज भी है। हम सब कभी जाकर के, मुझे बड़ी हैरानी होती है, मैनेट जैसे हमारे संस्थान, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जैसे हमारे संस्थान कुछ एनजीओज के वश में आकर के और वो नवाबों का भोपाल दिखाने के लिए, वो शौहर मंजिल और गौहर मंजिल वो दिखाने के लिए स्कूल और कॉलेज के बच्चों को हेरिटेज वॉक के नाम पे ले जाते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि कमला पार्क की उस दीवार में बाकायदा एक सुरंग बनी हुई है, पानी का एक स्पिल ओवर बना हुआ है, जिसके अंदर मेरे एक मित्र, उनका नाम नहीं को पार करके और वापस आए थे। वहां पर दरअसल वो चक्की नहीं है, वो उस कल
बड़े तीव्र प्रवाह से बड़े तालाब का जल छोटे तालाब में भरने लगता है। जिस वक्त दोस्त मोहम्मद खान ने छल से रानी कमलापति के पुत्र की हत्या की नवल शाह की लाल घाटी में, तो रानी कमलापति ने बांध की वो कल खुलवा दी, जिसके कारण 3 मंजिलें डूब गई। और उन 3 मंजिलों के डूब जाने के बाद रानी कमलापति ने उस जगह उस कल को बंद करवा दिया गया। उसके बाद से वो बंद है। परंतु आज तक ये झूठ चल रहा है कि छोटे खान ने छोटा तालाब बनवाया। दरअसल छोटे खान ने छोटे तालाब के ऊपर पुल बनवाया था। तो वो जो पुल पुख्ता है जो छोटे तालाब पर बना है, कभी छोटे तालाब को नीचे जिस तरफ छोटे तालाब का पानी नहीं है, कुछ अब लोगों ने घाटी में मंदिर वंदिर बना दिए हैं, वहां जाकर देखिए तो उसका डिजाइन बिल्कुल राजा भोज के बांध के जैसा है और ऊपर पुल का डिजाइन किसी दूसरे युग का दिखता है। तो दरअसल छोटे खान ने पुल पुख्ता बनवाया था। इतिहासकारों ने झूठ उसमें जोड़ दिया कि पुल पुख्ता बनाकर उसने छोटे तालाब का निर्माण किया। दूसरी बात, सवाल यह है कि आखिरकार आज तक हमें उस बांध के कल को खोलने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? वो इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमने छोटे तालाब से आगे जहां ये नदी जाती थी, कोलांस नदी जाती थी, उस जगह पर हमने अनाधिकृत कॉलोनियां, अनाधिकृत बस्तियां बसा दी। उसके पूरे क्षेत्र को हमने अनाधिकृत बस्तियों से आच्छादित कर दिया। अब अगर ये कल खुलेगी तो वहां बाढ़ आ जाएगी। इस दृष्टि से क्या करना है, तो जब भी पानी बढ़े तो प्रेमपुरा बना देना, भदभदा का बांध। प्रेमपुरा का बांध बनाने से क्या हुआ कि जो बड़े तालाब का जल कलियासोत नदी तक आता था, वो जल और आगे घेरा हमारे और आगे तक विस्तारित हो गया, पीछे की ओर और भराव क्षेत्र बढ़ गया। राजा भोज के काल में कोई 28-30 वर्ग किलोमीटर रहा होगा, अब 39-40 वर्ग किलोमीटर हो गया। परंतु जैसे ही जल बढ़ेगा तो हम कल खोलने की जगह भदभदा के गेट खोल देंगे तो वो जल कलियासोत में चला जाएगा। चलिए ये भी ठीक हुआ। दुखद ये है कि अब भीमकुंड भी नहीं है और कलियासोत बांध है जिसमें हमारा ये सारा जल संचय अब होता है। अब दुख की जो दूसरी बात है भोपाल के प्रकृति और भोपाल के संदर्भ में, आप सबने सुना होगा एक बड़ी प्रसिद्ध नदी भोपाल में है, हम सब जानते हैं बाणगंगा। बाणगंगा इलाके का नाम है। वहां पर मुल्ला रमूजी भवन, कभी संस्कृति मंत्रालय का वो मुख्यालय रहा। कभी वहां जाकर के एक दृष्टि श्यामला पहाड़ी की ओर उस घाटी पर डालिए, आपका हृदय अवसाद से भर जाएगा। आदरणीय अर्जुन सिंह जी ने केवल गैस त्रासदी के अपराधियों को भगाने का अपराध नहीं किया, उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रकृति को नष्ट करने का जैसा उपक्रम चलाया, फ्री पट्टे बांटने की योजना से, उसका सर्वाधिक दंश भोगा भोपाल की बाणगंगा नदी में। आज आप श्यामला पहाड़ी की किसी भी रोड पर जाएं, दूरदर्शन रोड पर जाएं या NITTTR वाली नई मॉडल रोड पर जाएं, आप देखेंगे नीचे उस नदी की घाटी है। दरअसल जहां आज निटर बना हुआ है और जहां क्रमशः हम ये संग्रहालय वो संग्रहालय बनाते जा रहे हैं, वहां उस नदी के खुले हुए सोते हैं। किसी भी दिन सचिन जी, किसी भी दिन, जिस दिन 3 दिन तक वर्षा हो, आप मेरे साथ उस सड़क पर आइए, दीवारें तोड़ करके वो पानी के सोते अपना जल लेकर नीचे जाते हैं और तब हम अगले दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि वो बाणगंगा नदी के 50 वर्ष पूर्व यह प्रस्तावित किया था कि जहां बाणगंगा नदी का ढलान आता है, रेड लाइट है, दुर्गा मां का मंदिर बना है, वहां पर एक बांध बांध दिया जाए। आज वो क्षेत्र स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित है। हम अपने भोपाल की कई झुग्गी झोपड़ियों को, कई अनाधिकृत बस्तियों को हटा करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बसा ही रहे हैं, तो क्यों नहीं हम बाणगंगा नदी को पुनर्जीवित कर लेते हैं। एक बात मैं आपको सचमुच बताता हूं, मैंने अपने माता पिता की अस्थियों का विसर्जन पहले इलाहाबाद में किया। इलाहाबाद में मन दुखी हो गया। मैंने देखा पंडित बैठे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, वहां लोग सिगरेट पी करके गंगा जी में फेंक रहे हैं। वहां पर व्याभिचार मचा हुआ है, अनाचार मचा हुआ है, लूटपाट चल रही है। मन क्षुब्ध हो गया। जैसे तैसे विसर्जन करके आगे गए। पुनः उनकी अस्थि विसर्जन के लिए मैं पहाड़ों में गया। माँ मेरी उत्तराखंड से थी, तो उनका मन था, तो माता पिता की कुछ अस्थियां जब मैं कर्णप्रयाग में विसर्जित करने गया, वहां गंगा निर्मल और शुद्ध, और वहां मैंने एक ब्राह्मण को प्रणाम किया। मैंने कहा प्रभु थोड़ा
तर्पण करवा दें माता पिता का। उन्होंने कहा पुत्र है, आपको किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं, आप कर दीजिएगा, और आप बड़े अच्छे बेटे हैं तो ये 100 रुपए मेरी ओर से मां को चढ़ा दीजिए। मैं हैरान हो गया। जहां मैली, लोगों का मन इतना मैला, जहां पर गंगा एकदम उछलती कूदती रहने पावन मित्र, जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रकृति बाहर है, वही प्रकृति भीतर भी है। प्रकृति केवल बाहर नहीं है, प्रकृति आपके और मेरे भीतर भी है। मैं जैसा अपने आसपास की प्रकृति के साथ व्यवहार करूंगा, वही परिवर्तन मेरे भीतर भी हो जाएगा। यहां पर आती है बात स्वच्छता की। जब तक हम अपनी इन नदियों को निर्बाध बहने का मौका नहीं देंगे, जब तक हम बाणगंगा को पुनर्जीवित नहीं करेंगे, जब तक हम पात्रा को पुनर्जीवित नहीं करेंगे, जब तक हम कोलांस का आगे का मार्ग पुनः नहीं खोलेंगे, मेरी बात याद रखिएगा। मैं तो, मनुष्य का जीवन होता ही कितना है, मैं नहीं रहूंगा, पर आप ये याद रखिएगा, तब तक भोपाल का मार्ग भी बाधित रहेगा। आप प्रकृति के साथ जो व्यवहार करेंगे, वही व्यवहार प्रकृति आपके साथ करेगी। चाहे आप मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, एक शहर हो, एक गांव हो, एक टोला हो, एक समुदाय हो, जो व्यवहार आप अपनी प्रकृति के साथ करते हैं, ठीक वही परिवर्तन आपके स्वयं के भीतर भी होता है। राजा भोज ने 1000 वर्ष पहले हमें इसका उदाहरण दिया था। एक बहुत सुंदर बात और इसमें जोड़ना चाहता हूं। एक बहुत सुंदर घटना भोपाल के साथ घटी थी। 2 घटनाओं के संदर्भ ले रहा हूं, और क्योंकि परिवार में बैठा हूं, इसलिए सत्यम व धर्मम चर, मैं सत्य कहूंगा, और मुझे क्षमा करिएगा मेरे इस बाल के लोल के लिए। भोपाल में मेरी सबसे पहले की स्मृतियां सन 75-76 की हैं। ये श्यामला पहाड़ी बंजर हुआ करती थी, शिवाजी नगर बंजर हुआ करता था, अरेरा हिल्स बंजर हुआ करती थी। आज ये कुछ ऐसे अनाम लोगों को जो उस वक्त भोपाल में राजधानी परियोजना नाम की एक संस्था चला रहे थे। घर घर में ट्रक ट्रॉली जाती थी, घर घर में पौधे दिए जाते थे। आप अपने चुनाव के पौधे ले लें और अपनी चुनी हुई जगह पर लगा दें। पौधे लगाना सरकार का काम नहीं था, सरकार का काम था लोगों तक पौधे और खाद पहुंचाना मुफ्त, और लोग उन पौधे और खादों को लगाते थे। आज पूरा का पूरा भोपाल इतना हरा भरा उस एक उपक्रम, हमारी पिछली पीढ़ी के उस पराक्रम और उस सहृदयता के कारण है। अब इसके ठीक विपरीत एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। 6 करोड़ वृक्ष लगाने की 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले योजना हुई। मैंने स्वयं जाकर देखा, 1 करोड़ वृक्ष भी नहीं बचे, क्योंकि आपने उस बार है हम लगा देंगे, आपने इस विभाग के जरिए, उस विभाग के जरिए इन सबको ये सब काम दे दिया, और नतीजा ये हुआ कि जेसीबी से गड्ढे खुदवा के उनमें पेड़ पटक दिए गए, पेड़ सूख गए, नतीजा सिफर रहा, बदनामी हुई सो अलग। इसलिए मेरा निवेदन, मेरा आग्रह ये है, लोगों को पौधे दे वो क्या लगाना चाहते हैं, उन्हें ये दायित्व दे वो कहाँ लगाना चाहते हैं। मनुष्य अपने हाथों से जब कोई निवेश करता है तो उसकी चिंता भी बहुत करता है। भोपाल के संदर्भ में ये बहुत आवश्यक है। एक अंतिम बात आखिरी 4 मिनट में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। खूब सारी चर्चाएं, खूब सारी बातें भोपाल में हो रही हैं, परंतु मैं आपको सच बताऊं, भोपाल की प्रकृति के साथ भीषण खिलवाड़ हो रहा है। रातापानी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए नाक से पसीना बहाना पड़ा। कारण क्या है? बड़े बड़े अखबारों ने, बड़े बड़े अखबार के मालिकों ने और बड़े बड़े व्यावसायिक समुदायों ने, आप प्रेमपुरा की पहाड़ियों में जाइए, आप केरवा की पहाड़ियों में जाइए, उसकी बंदर बांट कर ली। सरकारें इसमें सहयोगी रही। हमारी अपनी सरकारों ने ये जघन्य अपराध किया है, और उस अपराध के कारण आप देखेंगे, मैं आपको सैटेलाइट इमेजेस भेज सकता हूं, आप देखेंगे तो बीच जंगल में फलाना स्कूल खुला हुआ है, बीच जंगल में फलानी यूनिवर्सिटी खुली हुई है। करते क्या है? हम में से ही 4 लोगों को वहां लेक्चर के लिए बुला लेते हैं और एक प्रकार से अपनी इलीगल गतिविधियों पे लीगलिटी का ठप्पा लगा लेते हैं। मेरे पास अनेक बार आमंत्रण आया, मैं कभी नहीं गया, और उसका कारण यह है कि मैं उनकी प्रकृति के की गई उस लूट से सर्वथा असहमत हूं। तो हमें यह भी ध्यान देना
पड़ेगा कि जो कुछ शेष जंगल हमारे पास बचे हैं, उन जंगलों में अब बंदर बाट ना हो, वहां फार्म हाउसेस ना बने, वहां किसी भी प्रकार का प्राकृतिक क्षोभ ना उत्पन्न हो। ये अपराध अगर हम करेंगे, क्षमा करने की बात तो दूर है, प्रकृति हमें दंडित करेगी और वो दंड असहनीय होगा। इसलिए भोपाल के पास राजा भोज ने जो उदाहरण दिया, और जैसी कि हमने बात की थी कि जो हम बाहर प्रकृति के साथ करेंगे वही भीतर होगा, भोपाल में स्वच्छता के लिए क्यों सरकार को आग्रह करना पड़ता है? किस लिए? क्या हम धुले हुए वस्त्र नहीं पहनते? क्या हम अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ नहीं रखते? वैसे ये शहर, यकीन मानिए, प्रकृति के मामले में और प्रकृति में किए गए मानव के निवेश के मामले में, प्रकृति के साथ मानव के किए गए सहयोग के मामले में भोपाल शायद विश्व का प्रथम शहर है 1000 वर्ष पहले, और आज जीवित शहर है जो उस उदाहरण के साथ का सम्मान करेंगे, उससे बनाए रहेंगे, तो मुझे विश्वास है का वास्तविक मुक्ति आंदोलन यही होगा। आप सबका बहुत आभार, आप सबका बहुत साधुवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो भोपाल का ऐतिहासिक आपने विषय यहाँ पे रखा सभी के बीच में, निश्चित रूप से सब लोग लाभान्वित हुए होंगे और हमारे भोपाल को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एक संकल्प आज यहाँ से लेंगे कि आगे जिस तरीके से राजा भोज ने हजारों साल की ऐसी एक पर्यावरण रूपी ऐसा भोपाल हमें दिया है, भविष्य में हम भी आने वाली पीढ़ियों को ऐसा सुंदर भोपाल दे पाएं और आगे के लोगों को प्रकृति से जोड़ पाएं। तो इस हेतु मुझे लगता है कि आज आपका विषय सबके लिए बड़ा उपयोगी रहा। कल जो है हमारा विषय पेड़ आयाम रहने वाला है। पेड़ आयाम, जैव विविधता, वनस्पति आदि पे कल हमारा विषय रहेगा। कल भी समय 7 बजे से 8 बजे तक है। आप सबसे अनुरोध है कि कल भी 10 मिनट पूर्व आप लोग हमारे इस कार्यक्रम से, अपने इस कार्यक्रम से जुड़े। अंत में मैं शांति मंत्र लूंगा, आपको दोहराना नहीं है। शांति मंत्र के बाद आप जा सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। बहुत नॉलेज मिला भाई साहब, आज बहुत जानकारी, अद्भुत जानकारी, बहुत बढ़िया। संगीत जी भाई साहब को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।